अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। कल एक जो टॉपिक था वो रह गया था, हमारे कुछ 3 पॉइंट्स थे वो रह गए थे, तो वो हम डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था सीजनल फ्लक्चुएशंस इन वाटर फ्लो। अब हम लोग पढ़ेंगे सीजनल फ्लक्चुएशंस इन वाटर क्वालिटी। मतलब कि सीजनल फ्लक्चुएशंस जो होती हैं, सीजन्स जो होते हैं, वो वाटर क्वालिटी को कैसे अफेक्ट करते हैं। फ्लक्चुएशन मतलब चेंजेस, कभी राइज कभी फॉल। सबसे पहला सीज़न जो मॉनसून का होता है, जुलाई टू सितंबर, ये सिग्निफिकेंटली क्वालिटी ऑफ वाटर को अफेक्ट करता है। जो आपको पता है कि मॉनसून में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो जो रिवर्स होती हैं या दूसरी बॉडीज़ ऑफ वाटर होती हैं, हैवी रेन की वजह से उनमें ओवरफ्लो हो जाता है पानी का। वो जो ओवरफ्लो वाला पानी होता है उसमें कुछ कॉन्टेमिनेंट्स होते हैं। कॉन्टेमिनेंट्स बेसिकली हम किसी भी इम्प्योर चीज़ को कहते हैं। आपने सुना होगा कि कॉन्टेमिनेटेड वाटर जो होता है उसमें जर्म्स होते हैं, वो इम्प्योर होता है, वो जो है ह्यूमन बींग्स नहीं पी सकते। तो ये वही ओवरफ्लो जो होता है ना पानी का, वो अर्बन से एग्रीकल्चरल रीजन्स तक ये कॉन्टेमिनेंट्स फैलते जाते हैं। और जब फ्लडिंग होती है तो ये पानी जो वाटर सोर्सेज है इसको बहुत गंदे तरीके से कॉन्टेमिनेट कर सकता है, और इसकी वजह से जो वाटर की क्वालिटी है वो लो हो जाती है बिल्कुल ही। उसके बाद जो हमारा सेकेंड सीज़न है वो ड्राई सीज़न है, जो अक्टूबर से लेकर जून तक होता है। इस सीज़न में क्योंकि लेस पोल्यूशन होती है और ये ड्राई होता है बेसिकली, तो जो पानी की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है। और रेनफॉल आपको पता है ड्राई सीज़न में जो है वो कम होता है, तो इसकी वजह से वाटर फ्लो जो होता है वो बिल्कुल ही डिक्रीज़ हो जाता है। और डाइल्यूशन भी होती है कुछ रीजंस में। मैं आपको बताती हूँ डाइल्यूशन क्या होती है। किसी मतलब चीज़ के ऊपर पानी डालना और उसको वीकर बनाना, उसको हम डाइल्यूशन कहते हैं। और कुछ कंसंट्रेशन होती है कॉन्टेमिनेंट्स की जो कि इंक्रीज़ हो जाती है इस सीज़न में। और इस टाइम पे जो एग्रीकल्चरल पानी की जो क्वालिटी होती है, एग्रीकल्चरल वाटर जो होता है, उसकी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा वर्स हो जाती हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है ग्लेशियर वाटर। ग्लेशियर वाटर आपको पता है जब ग्लेशियर्स जो होते हैं वो मेल्ट होते हैं तो उससे जो पानी निकलता है, जो मेल्टेड वाटर होता है, उसको हम ग्लेशियर वाटर कहते हैं। ग्लेशियर वाटर की जो क्वालिटी होती है वो बहुत हाई किस्म की अच्छी क्वालिटी होती है और ये कॉस्ट फ्री होता है। उसके बाद कुछ चैलेंजेस और कंसर्न्स लिखे हुए हैं पाकिस्तान में पानी के रिसोर्सेज के हवाले से। तो बेसिकली होता है कि पाकिस्तान के जो वाटर रिसोर्सेज हैं बहुत सारी जो है ना प्रॉब्लम्स उनके साथ एसोसिएटेड है। कभी कभार वाटर स्कार्सिटी हो जाती है, मतलब वाटर जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, उसकी कमी हो जाती है पानी की। और फिर कभी एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन होती है, कॉन्टेमिनेटेड वाटर रिसोर्सेज होते हैं, गंदा पानी, इम्प्योर पानी हो जाता है। और लैक ऑफ इफ़ेक्टिव वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो बेसिकली ये हमारी सीजनल फ्लक्चुएशंस थी वाटर क्वालिटी में। ऑलराइट, कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आज के लेसन का टॉपिक है, वो है इरिगेशन। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि इरिगेशन क्या होती है। Irrigation is the process of applying water to soil or land artificially in order to promote the growth of plants and crops. Irrigation basically हम कहते हैं उस प्रोसेस को जिसमें हम पानी को अप्लाई करते हैं सॉइल या लैंड में आर्टिफिशली। क्यों हम लोग आर्टिफिशली उसको अप्लाई करते हैं? ताकि जो ग्रोथ है प्लांट्स और क्रॉप्स की वो प्रमोट हो, इस्पेशली उन रीजन्स में जहाँ पे जो बहुत कम और इरेगुलर किस्म की रेनफॉल होती है, कम बारिश होती है। और ये बहुत ही एक एसेंशियल किस्म का एग्रीकल्चरल मेथड है, ताकि जो प्लांट्स हैं उनको अप्रोप्रिएट किस्म का मॉइस्चर मिले, उनको पानी मिले, उनको एक ग्रोथ की एक इन्वायरमेंट मिले। और इरिगेशन का जो मेन गोल है वो ये है कि एग्रीकल्चरल फील्ड्स को वो पानी प्रोवाइड करे, ऑर्चर्ड्स को, गार्डन्स को और अदर कल्टिवेटेड एरियाज़ को। और इरिगेशन सिस्टम की भी कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे कि पहले फ्रॉम स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्निक्स लाइक यूजिंग बकेट्स और होजेस टू मोर complicated ones like drip irrigation, sprinkler irrigation and flood irrigation. बेसिकली बकेट्स आपको पता है, पानी की जो बकेट्स होती हैं, होजेस होते हैं, एक पाइप टाइप चीज़ होती है, उसको हम होजेस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ कॉम्प्लिकेटेड किस्म की टेक्निक्स है इरिगेशन की, जो कि पहला है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन हम उस मेथड को कहते हैं जिसमें हम
पौधों को पानी देते हैं या हम क्रॉप्स को पानी देते हैं, जैसे कि हम पानी को स्लोली स्लोली हम पानी को ड्रिप करें उनके जो रूट्स हैं, डायरेक्टली उनके रूट्स में। क्योंकि आपको पता है कि प्लांट के जो रूट्स हैं, जब उसमें पानी जाएगा तब भी ऑब्वियसली ग्रोथ प्रमोट होगी, तो इसको हम ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। उसके बाद है स्प्रिंकलर इरिगेशन। बेसिकली आप लोग स्प्रिंकलर से तो वाकिफ़ होंगे, जैसे आपने कभी मूवी देखी होगी, जो हॉलीवुड मूवीज़ होती हैं उनके जो घरों में गार्डन में उनके स्प्रिंकलर्स लगे होते हैं। मैं इधर साइड पे एक पिक्चर भी इंसर्ट करती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि स्प्रिंकलर इरिगेशन होती क्या है। तो बेसिकली इस तरह के स्प्रिंकलर्स होते हैं और ये इस तरीके से जो है क्रॉप्स और फील्ड्स को पानी दिया जाता है, तो इसको हम स्प्रिंकलर इरिगेशन कहते हैं। उसके बाद जो फ्लड इरिगेशन होती है उसको तो आपको नाम से ही समझ आ गई होगी, जो सारा जो क्रॉप्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनको बिल्कुल ही उनके सर तक जो है ना, सर से थोड़ा सा नीचे तक उनको फ्लड कर देते हैं पानी से, ताकि उनके रूट्स जो हैं पानी एब्जॉर्ब कर सकें। आई होप आपको इरिगेशन के जो मेथड्स हैं और इरिगेशन की आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हम लोग कुछ एडवांटेजेस पढ़ते हैं एक्सटेंसिव इरिगेशन सिस्टम के। Pakistan's large irrigation system, which is mostly based around the Indus River and its tributaries, offers a number of important benefits, some of which are listed below. पहला बेनिफिट है इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। देखें, अगर हम एक स्टेडी सप्लाई ऑफ वाटर सप्लाई करेंगे तो हमारा जो इरिगेशन सिस्टम है उसकी वो एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन को इनेबल करेगा। इसकी वजह से जो फूड आउटपुट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और फूड आउटपुट इंक्रीज़ होने की वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी, और ये एक प्लांटिंग साइकिल्स जो है वो इनेबल हो जाएंगी हर एक साल में। उसके बाद जो दूसरा बेनिफिट है वो फूड सिक्योरिटी है। तो जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो दिन ब दिन एक्सपैंड हो रही है, तो उसकी वजह से हमें ये इंश्योरिटी चाहिए कि फ़ूड सिक्योरिटी जो हो वो फूड हमारा ख़त्म ना हो। तो जो इरिगेशन सिस्टम है, अगर उसमें वाटर सप्लाई जो है वो सही है, और इसी वजह से जो इरिगेशन सिस्टम में वाटर सप्लाई जो है वो बहुत एसेंशियल है, कंसिस्टेंट किस्म का वाटर सप्लाई होना चाहिए, क्योंकि इसी वजह से हम जो है इम्पॉर्टेंट फूड स्टेपल्स हम ग्रो कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट फूड जो हम लोग खाते हैं, पाकिस्तानियों की जो डाइट है, जैसे कि डाइट में हमारी इंक्लूडिंग कॉटन, राइस, व्हीट, ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हमारा जो इरिगेशन सिस्टम है वो बिल्कुल सही से काम करेगा, उसको वाटर सप्लाई सही मिल रहा होगा, तो हमारे लिए फ़ूड सिक्योरिटी होगी, हमारे पास फूड की कमी नहीं होगी। उसके बाद है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपको पता है कि जो एग्रीकल्चर है एक बहुत बड़ा एक सेक्शन है हमारे मुल्क का, और वो जो है जीडीपी जो है वो कंट्रीब्यूट करता है नेशन को। तो इस वजह से ये बहुत ही कोई इम्पॉर्टेंट किस्म का इकोनॉमिक फैक्टर है पाकिस्तान में। तो अगर हम पानी प्रोवाइड करेंगे एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चरल सेक्टर को, तो इसी तरह हमारा जो मुल्क है वो प्रॉस्पर कर सकेगा। तो इसीलिए जो इरिगेशन सिस्टम है ये इस इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उसके बाद आ जाता है कम्युनिटी स्टेबिलिटी। ये भी एक एडवांटेज है, अगर हमारा जो इरिगेशन सिस्टम है वो बिल्कुल सही होगा तो एक कम्युनिटी में एक स्टेबिलिटी आ जाती है। क्योंकि आपको पता है जो रूरल एरियाज़ हैं पाकिस्तान के, जो रूरल एरियाज़ में लोग रहते हैं वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कि फार्मर्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं, अपना उनका लाइवलीहुड जो है वो एग्रीकल्चर जो है उस पर डिपेंडेंट होता है। तो वहाँ ये जो एग्रीकल्चर है वो इरिगेशन से सपोर्ट हुआ जाता है ना। तो जो अगर रिलायबल वाटर सप्लाई होगा तो उनकी जो लाइवलीहुड है वो अफेक्ट नहीं होगा, और दूसरी उधर कोई ड्राउट्स नहीं आएंगे या क्लाइमेट फ्लक्चुएशंस जो है उनकी वल्नरेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। उसके बाद है क्रॉप मॉडिफिकेशन। जो फार्मर्स हैं दे कैन चूज़ फ्रॉम वाइडर वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, क्योंकि जो इरिगेशन है इट हैज़ एक्सेसिबिलिटी टू वाटर। तो फार्मर्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ जो है ना क्रॉप्स हैं उनको कल्टीवेट कर सकेंगे, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, और उनकी इनकम भी इंक्रीज़ हो जाएगी, और दूसरा फूड वैरायटी भी हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी। उसके बाद है हाइड्रो पावर जनरेशन।
The irrigation system includes numerous dams and reservoirs that are used to generate hydropower. Hydropower आपको पता है जो बिजली पानी से जनरेट की जाती है उसको कहते हैं. तो अगर इरिगेशन सिस्टम सही होगा तो इट विल रिड्यूस द नेशंस डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल्स. जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं दे आर बेसिकली यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग लाइक पावर, फ्यूल, हीट और ये सब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह. तो फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं दे आर वेरी डिफ़िकल्ट. ठीक है, उनको ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम है. तो इसी तरीके से हम लोग हाइड्रो पावर भी जनरेट कर सकते हैं, बिजली भी हम जनरेट कर सकते हैं. तो इसलिए जो नेशन है वो फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंड नहीं करेगा. और जो भी डेली नीड्स हैं कंट्री की, जो डेली नीड्स हैं वो भी साइड बाय साइड पूरी होती जाएंगी. उसके बाद आ जाता है हमारा फ्लड कंट्रोल. इरिगेशन सिस्टम जो है उसमें कुछ फ्लड कंट्रोल मेकनिज़म्स भी इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कि डैम्स हो गए, तरबेला डैम और मंगला डैम की तरह. तो मानसून सीज़न जब होता है तो वो जो है पानी को होल्ड कर लेते हैं और फ्लड की जो रिस्क है वो कम हो जाती है बिल्कुल. उसके बाद जो हमारा 8 पॉइंट है वो है कंट्रोल ऑफ सैलिनिटी एंड वाटर लॉगिंग. सैलिनिटी मैंने आपको बताया था कि जब पानी बहुत ज़्यादा पानी में सॉल्ट हो जाती है उसको हम सैलिनिटी कहते हैं. तो इरिगेशन सिस्टम जो है इट कंटेन्स ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर टू हैंडल द सैलिनिटी एंड वाटर लॉगिंग इश्यूज, जो कि एज अ रिज़ल्ट आते क्यों हैं एक्सेसिव इरिगेशन की ही वजह से. तो ये जो होता है ना इट कीप्स द सॉइल इन गुड कंडीशन फॉर फार्मिंग. उसके अंदर अपना एक ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो कि इन चीज़ों को जो है हैंडल कर लेता है. उसके बाद हमारा 9th पॉइंट है सपोर्ट फॉर लाइफ स्टॉक. और इरिगेशन सिस्टम हमारा सही होगा तो ड्रिंकिंग वाटर जो है वो सप्लाई होगा किसको, एनिमल्स को, जो कि बेसिकली हमारे जो लाइफ स्टॉक है हमारे एनिमल्स होते हैं. और तो ना ही ये सिर्फ ये जो साफ़ पानी ये क्रॉप्स के लिए होगा, बल्कि ये जो हमारे लाइफ स्टॉक फार्मिंग है जिससे हम एनिमल्स जो होते हैं हमारे काउस वगैरह इनके लिए भी जो है वो बेनिफिशियल है. उसके बाद आ गया इंटरनेशनल वाटर शेयरिंग. इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो रेगुलेट करती है वाटर शेयरिंग को इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, क्योंकि वो दोनों जो कंट्रीज़ हैं वो इंडस रिवर सिस्टम को शेयर करती हैं. तो पाकिस्तान जो है वो अपने पोर्शन को मैनेज कर पाता है, और ये इसलिए क्योंकि हमारा जो मैसिव इरिगेशन सिस्टम है सिर्फ इसकी वजह से ये आसानी है. तो उसके बाद ये जो आखिरी पैराग्राफ है इसमें ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान का जो इरिगेशन सिस्टम है इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मगर कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे कि वाटर स्कार्सिटी. मैंने आपको बताया था कि पानी की कमी हो जाना, पुअर वाटर यूज़ और कुछ इन्वायरमेंटल इश्यूज़. और इन इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए एक लॉन्ग टर्म वाटर अवेलेबिलिटी, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ जो है असेंशियल है, ताकि इसके एडवांटेजेस जो है वो मैक्सिमाइज़ हो जाए और जो ड्रॉबैक्स हैं वो कम हो. ऑलराइट, कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक जो कि है डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सटेंसिव इरिगेशन सिस्टम. अभी पहले हमने एडवांटेजेस पढ़े, अब हम डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे. सबसे पहला डिसएडवांटेज है वाटर रिडक्शन एंड शॉर्टेज. जो एक्विफर्स होते हैं they have been depleted in several areas of Pakistan as a result of over extraction of groundwater due to heavy use of irrigation. आपको पता है जब ओवर एक्सट्रैक्शन हो जाती है ग्राउंड वाटर की तो ये एक बहुत बड़ा मतलब एक ड्रॉबैक ही होता है ना एक किस्म का. और ये क्यों होता है? ड्यू टू हैवी यूज़ ऑफ इरिगेशन. उसके बाद जो फॉलिंग वाटर टेबल्स होते हैं और हायर पंपिंग एक्सपेंसेस होते हैं फार्मर्स के लिए, तो उसका ये रिज़ल्ट होता है. वाटर टेबल्स का गिरना बेसिकली ये होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो पहले ही जो पानी है ना वो वाटर टेबल्स को रीच करने से पहले ही वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं. इट मीन्स द लेवल ऑफ वाटर बिलो द अर्थ सरफेस इज़ डिक्रीजिंग. इसको हम वाटर टेबल कहते हैं. तो इस वजह से वाटर रिडक्शन हो जाती है और शॉर्टेज हो जाती है हैवी यूज़ ऑफ इरिगेशन की वजह से. उसके बाद आपने नोटिस किया होगा कि सैलिनिटी और वाटर लॉगिंग जो थी एडवांटेजेस में भी थी, बट इट्स ऑल्सो इंक्लूडेड इन दी डिसएडवांटेजेस. वाटर लॉगिंग बेसिकली जिसमें वाटर टेबल जो होते हैं वो राइज कर जाते हैं रूट जोन में क्रॉप्स के और उनको डैमेज कर देते हैं. ये इस वजह से होता है कि अगर आपका जो इरिगेशन सिस्टम है वो प्रॉपरली मेंटेन्ड नहीं है. सैलिनिटी भी हो जाती है इरिगेशन वाटर में जो होता है एक हाई सॉल्ट कंटेंट होता है.
और उसकी जो पुअर ड्रेनेज और मैनेजमेंट की वजह से जो सॉइल है उसमें सैलिनिटी इंक्रीज़ हो जाती है और इस वजह से जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है। उसके बाद है इफ़ेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट, हैबिटेट डिग्रेडेशन। बेसिकली अगर हम जो है डैम्स, कनाल्स, रिजर्वॉर्स बनाते रहेंगे एज अ पार्ट ऑफ एक्सटेंसिव इरिगेशन सिस्टम, तो इसका एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होगा हमारे जो लोकल इकोसिस्टम्स हैं और ये हैबिटेट्स भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और ये जो डैम्स होते हैं और डाइवर्जन्स होती हैं ये रिवर के इकोसिस्टम को जो है वो डिस्टर्ब कर देती हैं। उसकी इकोसिस्टम में आपको पता है कि फ़िशेज़ रहती हैं, हमारी एक्वेटिक लाइफ जो होती है वो रहती है। तो इस वजह से जो फ़िशेज़ की जो पॉपुलेशन है और जो वाटर की क्वालिटी है वो अफेक्ट हो सकती है। ऑलराइट, उसके बाद है एक्सपेंसिव मेंटेनेंस। देखिए, ड्यू टू लार्ज इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि कनाल्स हैं, डैम्स हैं, पंप्स हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं और ये डिफ़िकल्ट भी होते हैं। तो ये एक बहुत मेजर किस्म की एक गवर्नमेंट की एक इन्वेस्टमेंट होती है, तो इस वजह से एक्सपेंसिव भी होती है। उसके बाद आ जाता है अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन। देखें, फर्स्ट आ गया अनइक्वल एक्सेस। जैसे कि जो फार्मर्स हैं, ठीक है, उनका जो आपको पता है वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड होते हैं और उनका जो इरिगेशन वाटर का एक्सेस है वो हमेशा जो है फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। तो जो लार्जर लैंड ओनर्स होते हैं उनको ज़्यादा एडवांटेज होता है, जो स्मॉल होल्डर्स होते हैं जैसे कि फार्मर्स उनको इतना एडवांटेज नहीं होता और ये एक अनफेयर किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इसके बाद है वाटर थेफ्ट। वाटर थेफ्ट मतलब पानी का चोरी होना, ये कॉमन इशू है। और अनऑथराइज्ड कनाल टैपिंग मतलब कि जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको एक सिटी से दूसरी सिटी में ले जाना, तो ये भी एक इसमें भी एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है वाटर रिसोर्सेज की। इसके बाद आ जाता है एनर्जी कंजम्पशन। बेसिकली जो पंपिंग वाटर होता है इरिगेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो इस वजह से जो फार्मर्स के एक्सपेंसेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं और एनर्जी डिमांड्स में ऐड हो जाती हैं ये चीज़ें। उसके बाद क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी आ जाती है जिसकी वजह से एग्रीकल्चर जो है वो वल्नरेबल हो जाता है और अनप्रेडिक्टेबल क्लाइमेट हो जाता है, जैसे कि उसमें ड्राउट्स आ जाते हैं, फ्लड्स आ जाते हैं और जो वाटर फ्लो का अमाउंट होता है वो छोटा होता जाता है और कम होता जाता है। उसके बाद कुछ सोशल इश्यूज आ जाते हैं जैसे कि लैंड डिस्प्लेसमेंट हो गई। जब कोई किसी जगह पे कोई रह रहा हो और आप लोग कोई बड़ा सा डैम कंस्ट्रक्ट करना चाहें, तो उस वजह से जो इनहैबिटेंट्स होते हैं जो इस जगह पे रह रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं और उनको इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस करनी पड़ती हैं। उसके बाद कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं कि पाकिस्तान का जो मैसिव किस्म का इरिगेशन सिस्टम है इसकी वजह से वाटर डिस्प्यूट्स आ जाते हैं प्रोविंसेस के दरमियान, और जैसे कि नेबरिंग हमारी कंट्रीज़ हैं जैसे कि इंडिया हो गया, इसके साथ हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। उसके बाद हमारी जो 9th पॉइंट है वो है प्रॉब्लम्स विद वाटर क्वालिटी। तो पोल्यूशन हो जाती है, जैसे कि इरिगेशन वाटर जो है समटाइम्स इट कैन बी इन्फेक्टेड। आपको मैंने बताया था कि उसमें कभी कभार कॉन्टेमिनेंट्स भी होते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्चार्जेस होते हैं, उसमें एग्रीकल्चरल रन ऑफ्स होते हैं और जो अनट्रीटेड जो सीवेज होती है इसकी वजह से पोल्यूशन हो जाती है और इन्फेक्टेड किस्म का जो वाटर है तो उसकी वजह से जो वाटर क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है। 10th पॉइंट है हमारा लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। फर्स्ट जो ए पॉइंट है वो है ओल्ड प्रैक्टिसेस, जैसे कि पुरानी इरिगेशन टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ करना और ओल्ड फैशन टेक्नोलॉजी यूज़ करना इरिगेशन के जो बेनिफिट्स हैं वो रिड्यूस कर देती है। तो जो इरिगेशन के जो पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं पुरानी टेक्नोलॉजी की वजह से। इस वजह से जो हमारी एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन है वो भी उसमें भी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। उसके बाद जो आखिरी पैराग्राफ है कि पाकिस्तान को जस्टिफाइबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, एक बेटर इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए और इफ़ेक्टिव वाटर यूजेज प्रमोट करनी चाहिए और कुछ वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स उनको प्रमोट करनी चाहिए ताकि जो ये ड्रॉबैक्स हैं, जो डिसएडवांटेजेस हैं वो सॉल्व हो सकें। और ज़्यादा हमें ओवर रिलायंस नहीं करनी चाहिए इरिगेशन के ऊपर और हमें हमेशा वाटर एफिशिएंट क्रॉप्स जो हैं उनको यूज़ करना चाहिए ताकि हम जो भी हमारे क्लाइमेट में फ्लक्चुएशंस हो रही हैं उनके लिए हमें वाटर एफिशिएंट क्रॉप्स यूज़ करने चाहिए। उसके बाद हमारे जो सस्टेनेबल सॉल्यूशंस हैं वो नेक्स्ट टॉपिक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।
आई होप कि आपको सही से समझ आया हुआ होगा, और इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.